हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो कल हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम इकोसिस्टम के प्रकार पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें समझाने के लिए, राइट। तो टाइम लग सकता है। यहाँ पे हम प्रकारों में देखेंगे कि भाई एक तो होता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है एक प्राकृतिक होता है और एक मानव द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम होता है। ये जो है ना मानव वाला, ये आपका इकोनॉमिक्स में आता है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में, राइट। प्रकृति में जो होता है प्राकृतिक इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट को, राइट। तो उसके हिसाब से हमें इकोसिस्टम में हमें इसको नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक दो प्रकार के आपको प्राकृतिक जो इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। एक होता है स्थलीय, एक होता है जलीय। स्थल में कौन कौन से होते हैं? स्थल में होता है आपका वन। अब देखो वन, यहाँ पे जो चीज़ें सोचने की है, जो जिस पर ध्यान लगाने की है वो ये है कि मैंने यहाँ पे बताया है कि इकोसिस्टम, ठीक है, लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई इकोसिस्टम यानी कि एक तालाब का भी इकोसिस्टम होता है अपना अलग, राइट। लेकिन तालाब डिपेंड करता है कि भाई उस तालाब में पानी कैसा है, राइट। जैसे कि कोई कुछ तालाब ऐसे जहाँ पे स्वच्छ पानी हो, ठीक है, साफ सुथरा पानी हो, वहाँ पे चिट्ट एकदम। कुछ जो तालाब होंगे वहाँ पे खारा पानी हो सकता है, नमकीन पानी हो सकता है। कुछ तालाब ऐसे होंगे जहाँ पे मीठा पानी होगा, राइट। अब स्वच्छ पानी ज़रूरी नहीं है कि मीठा पानी हो, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है आपको देखने को मिलता है कि जो इकोसिस्टम है, सिर्फ तालाब के अंदर ही 3 प्रकार के इकोसिस्टम मैंने आपको कल बताए थे। यहाँ पे वन का ऐसा ही है, ठीक है। बाकी जितने भी टॉपिक्स है उनका भी सभी ऐसा ही है। जैसे कि कह रहे कि जो वन है यहाँ पे विषुवत रेखी क्षेत्र के होते हैं, मानसूनी क्षेत्र होते हैं, तेगावन क्षेत्र होते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो वन है ना, आपको कुछ क्षेत्रों में ऐसे दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे, राइट। कुछ क्षेत्र में जो जंगल होते हैं उनकी जो पेड़ होते हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं। उनका जो इकोसिस्टम होता है कुछ वन का यानी कि जंगलों का वो अलग होता है, राइट। कुछ जंगलों का इकोसिस्टम अलग होगा, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि भाई आपको कभी भी कुछ पढ़ना हो ना, समझना होता है, तो ऐसे क्या क्या करो कि एक पृथ्वी बना ली। यहाँ पे आपको पता है ये बीच वाली कौन सी है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। और यहाँ पे जितने भी आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, काफ़ी ज़्यादा भारी पेड़ पौधे होंगे, हरियाली आपको मिलेगी हमेशा इस क्षेत्र में, क्योंकि धूप अच्छी पड़ती है, बारिश अच्छी आती है। तो उससे क्या होता है, पेड़ पौधों को अच्छा खासा फल फूल जो है मिलता है। उसी वजह से यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं ना, आपको स्पीशीज़ जो है एनिमल्स बर्ड्स की, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अच्छी जगह है, राइट। पानी है, पानी भी है यहाँ पे, पेड़ पौधे भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, वायु भी है, जल भी है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है ना। तो उसके हिसाब से जो कंडीशन बनती है ना एनिमल्स बर्ड्स के लिए, जो स्पीशीज़ होती है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो ये हो गया इकोसिस्टम कहाँ का, वन का, ठीक है। यहाँ पे अलग मिलेगा। और अगर आप जाते हो नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में, तो यहाँ पे जो एक डिवाइडेशन आपको मिलता है, यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे बहुत ही कम मिलेंगे आपको, राइट। और यहाँ पे भी ऐसी होगा नॉर्थ पोल में भी, क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है, आपको पता है बर्फ़ जमी रहती है हर वक्त। तो यहाँ पे एनिमल्स की प्रजातियाँ बहुत कम होंगी और वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है, जो कि मतलब जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, राइट। जैसे कि भालू हो गए, है ना। और शेर चीते जो होते हैं ना, उनकी प्रजातियां अलग होती है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। ये तो रहा वन का, ठीक है, कि भाई वन में जो इकोसिस्टम होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। वैसे ही घास के मैदान जो होते हैं उसमें भी आपको कई प्रकार के जो घास के मैदान है वो देखने को मिलते हैं। घास के मैदान के अंदर भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। ये एक होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे अच्छा मुझे याद आ गया, इसको आपको ज्योग्राफी से भी रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना आपका इन्वायरमेंट का, ये ज्योग्राफी से ही संबंधित है, ठीक है। देखो सब लोग लिखेंगे इन्वायरमेंट अलग, लेकिन अगर आप इसमें ज्योग्राफी भी ऐड कर देंगे तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। आपको नंबर मिलेंगे ज़्यादा या उनको मिलेंगे? आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा डायमेंशन देखे हैं उस चीज़ के, राइट। तो यहाँ पे आपने जो है ज्योग्राफी भी इसमें ऐड की है थोड़ी बहुत। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि भाई जो घास के मैदान होते हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अलग आपको मिलेंगे और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अलग मिलेंगे। यानी कि जो पृथ्वी है उसमें अगर इक्वेटर की बात करते हैं, भूमध्य रेखा की बात करते हैं, वहाँ पे जो आपको घास मिलेगी, घास के मैदान मिलेंगे वो अलग होंगे, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो शीतोष्ण होंगे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है और वहाँ की जो घास होगी वो लंबी लंबी हो सकती है या छोटी मोटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उनकी कंडीशंस के ऊपर, राइट। कितनी धूप पड़ती है, कितनी बारिश पड़ती है, उसके हिसाब से। मरुस्थलीय क्या है?
यहाँ पे क्या होता है, स्थिर ज़मीन होती है और कठोर चट्टानें होती है और कम रेत के टीले होते हैं। तटीय रेगिस्तान आपको आप इनको कह सकते हो मरुस्थलों को, और शुष्क और गर्म रेगिस्तान आप इनको कह सकते हो। यानी कि ये क्षेत्र जो है मरुस्थल के अंदर भी आपको कई प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्थिर ज़मीन होगी वहाँ पे, तो ये भी एक अलग प्रकार है उसका। ठीक है, तटीय रेगिस्तान हो सकते हैं रेगिस्तान के अंदर भी, और जो शुष्क और गर्म रेगिस्तान है इनकी भी अलग अलग प्रजाति है। भाई शुष्क रेगिस्तान है, ये वाला गर्म रेगिस्तान है ना। शुष्क मतलब ठंडा, ठीक है, जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। वहाँ पे रेगिस्तान वो ऐसा रेगिस्तान होता है, ठंडा रेगिस्तान, जहाँ पे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे ही नहीं वहाँ पे। ठीक, जैसे कि रेगिस्तानों में होता है आपको सिर्फ कैक्टस दिखाई देता है वहाँ पे, क्योंकि वही ऐसा प्लांट है या जो भी आप कहते हो उसको, पेड़ है, पौधा तो नहीं कह सकते उसको, जो भी है वो बहुत ही कम पानी में सर्वाइव कर पाता है। उसकी जो जड़ें होती है बहुत ही लंबी नीचे तक चली जाती है, इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव भी कर लेता है। ठीक है, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होंगे और जो नीम वगैरह है, पीपल है, ठीक है, और भी जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे मोटे, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक होता है ध्रुवीय क्षेत्र। इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, इसमें भी प्रकार होते हैं, इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं इनके भी। एक होता है निम्न आर्कटिक और एक होता है उच्च आर्कटिक। ठीक है, निम्न मतलब नॉर्थ पोल और उच्च मतलब निम्न मतलब नॉर्थ साउथ पोल और उच्च मतलब नॉर्थ पोल, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आर्कटिक जो है उसकी बात कर रहा है। तो ध्रुवीय क्षेत्र भी अलग अलग है सबके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक तालाब का एग्जांपल दिया था, वही सेम यहाँ पर है। ठीक है, तालाब मान लो आप कि भाई तालाब है, तो एक तालाब ऐसा जहाँ पे एक स्वच्छ पानी है, स्वच्छ पानी का तालाब है। एक तालाब ऐसा जहाँ पे तटीय जल है, राइट, और एक में परबल जल है, एक में नमकीन जल है और एक में मीठा जल है। तो ये सब क्या है, अलग अलग तालाब है। वहाँ पे जो तालाब है, तालाब तो है एक ही, हम नाम तो एक ही ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो इको सिस्टम है ना, सभी तालाबों में, मीठे पानी के तालाब में सिस्टम अलग होगा जो इको सिस्टम है वहाँ का, और जो खारा पानी का तालाब है उसका जो इको सिस्टम होगा वो अलग होगा उससे। ठीक है, वहाँ पे दोनों जैविक और आजीविक जो घटक है वो वहाँ पे क्रिया कर रहे होंगे अलग तरीके से, उनका तरीका अलग होगा इंटरेक्शन करने का। उसके बाद ऐसे सभी प्रकार के इकोसिस्टम में जीवन जीने का तरीका और अजैविक घटकों से अंतःक्रिया करने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। तो यानी कि सबके जो इकोसिस्टम में जो तरीके होते हैं इंटरेक्शन करने के, जैविक के और अजैविक के, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ना इसको समझने का एक और तरीका है, ये वाला मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला मैं बनाया था मैंने आपको पीछे। तो पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती है, तो ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये कौन सा इलाका होगा, देखो यहाँ पे जो धूप पड़ती है सबसे ज़्यादा इस वाले इलाके में पड़ती है, आपको पता होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है अर्थ की, सूर्य के। लेकिन ये जो इलाके होते हैं ऊपर वाले, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो उत्पादकता है वो भी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई जल नहीं है, पानी की उपलब्धता इतनी ज़्यादा नहीं है, बारिश नहीं पड़ती है, धूप नहीं पड़ती है, क्योंकि पेड़ पौधों को क्या चाहिए। और अगर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पे डिपेंड रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी कैसे होंगे वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि जो उत्पादकता है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह तो पड़ती नहीं है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, और पानी तो वैसे ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ जमी पड़ी है, उसमें से पानी निकालना पेड़ पौधों के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है, राइट, क्योंकि वो गर्म करेंगे उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसीलिए जो है आपको इन क्षेत्रों में जो प्रोडक्टिविटी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड में अगर आप चलेंगे, जितना ज़्यादा ऊपर साइड जाओगे आप या नीचे की साइड आओगे, उतना ही ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो कम हो जाएगी। वहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, जो स्पीशीज़ है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि फार्मूले के ऊपर है ना, फार्मूला। अब देखो ये फार्मूला है एक तरीके से, आप इस फार्मूले का एग्ज़ाम में पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो टीचर को लगेगा कि हाँ आपको आता है, आपने पढ़ा है, आपको डीपली अपनी चीज़ों को समझा है। ठीक है, बस पढ़ नहीं लिया लोगों की तरह जो और भी लोग कर रहे हैं, आपने समझा है उसको। ठीक है, डीपली क्या कह रहा है कि जहाँ प्राथमिक उत्पादक ज़्यादा होते हैं वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है। यानी कि प्राथमिक उत्पाद मैंने आपको बताया, पेड़ पौधे जो है प्राथमिक उत्पाद होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, राइट। तो ये प्राथमिक उत्पादकता के अंदर आ गए कि भाई पेड़ पौधे हैं, अब उससे पेड़ पौधों से जो है कोई भी एनिमल जो कि घास फूस खाता है या घास खाता है या पेड़ पौधे में से पत्ते खाता है वो लेगा। यानी कि हाथी हो गया, आपका हिरन हो गया, ठीक है, बकरी हो गई है, और भी जो एनिमल्स छोटे बड़े वो सभी इसमें आएंगे जो कि घास फूस खाते हैं। तो वो क्या हो गया, प्राथमिक उत्पादकता ज़्यादा होगी तो क्या होगा,
जैव विविधता ज़्यादा होगी, यानी कि जो जीवन है, यानी कि जो स्पीशीज़ है एनिमल्स की, बर्ड्स की, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, कह रहे हैं कि जहाँ प्राथमिक उत्पाद ज़्यादा होगा वहाँ जैव भार भी ज़्यादा होगा। जैव भार मतलब जो जीव है वो आपको ज़्यादा वैरायटीज़ में देखने को मिलेंगे, सेम चीज़ें हो गई। ठीक है, जैव भार जो है यानी कि जो उनकी एक तरीके से एक स्पीसीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, और ज़्यादा होंगे वो स्पीसीज़, ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि हाथी है तो बहुत सारे हाथी हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि खाना मिल रहा है टाइम पे, पानी मिल रहा है उनको, और प्रजनन करेंगे। ठीक है, उससे बच्चे पैदा होंगे और वो बच्चे और इंट्रक्शन में आएंगे, किसके, नेचर के। उसके बाद क्या कह रहा है कि जहाँ प्राथमिक उत्पाद ज़्यादा होगा वहाँ पे वहाँ स्थायित्व ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं, देखो हम माइग्रेशन की बात करते हैं ना, वही यहाँ पे आ रहा है। अब जो एनिमल्स आप देखते हो कि भाई कुछ जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, जैसे कि हाथी आप देखते हो कि वो चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं एक जगह पे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि देखो कभी वो पानी के लिए जाते हैं, कभी वो खाने के लिए जा रहे हैं, तो ये उनका जो है ना सफ़र चलता रहता है। और वैसे ही नॉर्मल आप जो एनिमल्स हैं उनको भी देखते हो कि अगर उस क्षेत्र में उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे बेचारे, वहाँ से जाएंगे ना, माइग्रेशन करेंगे वहाँ से। तो ये एक जो है आपका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है भाई, कि माइग्रेशन जो होता है वो क्यों होता है इनका, क्यों होगा? अगर वहाँ पे जगह पहले से पहले ही खाने पीने के लिए सब कुछ होगा अवेलेबल, तो क्यों माइग्रेशन करेगा कोई पहला? ठीक है, जब प्राथमिक उत्पाद ज़्यादा होगा वहाँ पर्यावरण संरक्षण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम रिजर्व कर लेंगे, अपनी इन्वायरमेंट को बचा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पोषक पदार्थ की। इसमें क्या है, कह रहा है कि पोषक पदार्थ क्या है, उत्पादक बनाता है, ये उपभोक्ता तक क्रम में जाता है, जैसे कि फूड चेन है ना। फूड चेन ये होती है आपकी, घास टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, फिर दोबारा से यही ऐसे चलता रहता है सिस्टम। अर्थात जहाँ भोजन का विकल्प ज़्यादा होता है वहाँ सभी चीज़ें जो है सही तरीके से काम करती है, यानी कि बैलेंस रहेगा वहाँ पे। कहने का मतलब, जैसे कोई क्षेत्र है, मैंने आपको बताया कि भाई पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, तो पेड़ पौधे पे डिपेंड रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु, वो भी ज़्यादा होंगे वहाँ पे। उसकी वजह से जो मांसाहारी जानवर है, जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। इससे क्या होगा, जो एक साइकिल है ना जीवन की, वो चलती रहेगी। ठीक है, फूड चेन जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और बहुत ही सही तरीके से पर्यावरण का हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, पर्यावरण बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस वे में काम करेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फूड वेब की। थोड़ा लंबा होगा, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि कुछ एक दो वर्ड्स यहाँ पे आने वाले हैं वोकेबलरी के लिए, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए। ये इनका इस्तेमाल अगर आप एग्जाम में करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फूड वेब मैंने आपको बताया, लास्ट में भी क्या बताया कि भाई फार्मूला बताया मैंने आपको, पोषक पदार्थ बताया कि क्या होते हैं, और फिर हमने बात की इकोसिस्टम के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। अब जैसे हम बात करते हैं ना फूड चेन के बारे में कि भाई इसको ये खाता है, इसको ये खाता है। अब हमेशा अगर हम आप देखें व्यवहारिक रूप से, ठीक है, एक बिहेवियर में अगर हम फैक्ट देखें तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई हमेशा जो सांप है वो चूहा ही खाएगा, राइट? क्या पता वो कुछ और खाए, या फिर जो बाज है हमेशा सांप ही खाएगा, क्या पता वो चूहा भी खा जाए। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं फूड वेब। ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा जो बाज है वो सांप ही को खाएगा, है ना, वो क्या पता चूहे को खा जाए, उसका मन करे कि भाई नहीं मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को चूहा खाना है। या फिर जैसे शेर की लेते हैं, तो शेर में ज़्यादातर आप देखते हो कि वो दिखाते हैं हिरन का शिकार करते हुए उसको। ज़रूरी थोड़ी ना है, क्या पता वो किसी अन्य जो एनिमल है उसको खा रहा हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसी को बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, क्योंकि देखो ज़रूरी तो है नहीं कि भाई हम लोग, जैसे कि मैं हूँ, तो ऐसा कोई पक्का नहीं है कि भाई मैं चिकन नहीं खाऊं, क्या पता मैं कोई और नॉन वेजिटेरियन खाना खा लूँ। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं। तो ये एक फूड मैप होता है, इसको समझते हैं। और कह रहे हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी इकोसिस्टम में बाज केवल सांप को ही खाए। मैंने आपको बता दिया ये वाला, आगे चलते हैं, इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए। व्यवहारिक जनरली होता है कि हमें जो है फूड चेन दिखाई देती है, मोस्टली आपको ये मिलेगा कि भाई फूड चेन आपको मिलेंगी, यही होता है। ठीक है, फूड चेन की जगह आपको फूड वेब दिखाई देगा। फूड चेन हमेशा मैंने आपको बताया, ये फूड चेन चलती है कि भाई घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। ठीक है, फिर दोबारा सांप मर जाएगा, और फिर जो बाज है वो मर जाएगा, और फिर वो घास में दोबारा से उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब घास उगा देगा वहाँ पे मरने के बाद। ये क्या है, ये एक चैन है, ऐसी होगा इसके अंदर, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये ऐसे ही चलता रहेगा।
लेकिन जो फूड वेब है ये ऐसा नहीं होता है। फूड वेब में कोई भी एनिमल कुछ भी खा सकता है, ठीक है। क्या पता कोई एनिमल ऐसा हो जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ घास ही खाता हो, क्या पता वो कुछ एनिमल्स भी खा लेता हो, राइट। क्या पता वो दोनों चीज़ खाता हो, एनिमल भी खाता हो और मतलब किसी चिकन वगैरह या फिर जो नॉन वेज है वो भी खाता हो और वेज भी खाता हो, ठीक है, जैसे कि इंसान है। तो ये फूड वेब कहा जाता है इसको, ठीक है। एक होता है इकोलॉजिकल नीश, अभी हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारे टॉपिक्स अभी कवर करेंगे तो। इकोलॉजिकल नीश मतलब क्या होता है? प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण में अनुकूलन आवश्यक दशाएं चाहता है, वही इकोलॉजिकल नीश है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? ये जोसेफ ग्रीनलैंड ने दिया है, ठीक है। कह रहा है कि किसी जीव का विकास भौतिक, रासायनिक, जैविक दशाओं से प्रभावित होता है और वह दशाएं ही इकोलॉजिकल नीश कहलाती है। कहने का मतलब, अब देखो, इकोलॉजिकल जो नीश है उसमें कोई एनिमल को लेते हैं एग्जांपल के लिए कि भाई शेर है, ठीक है। अगर उस जंगल में जहाँ पर शेर रहता है या फिर और भी प्रजाति रहती है तो उनकी ज़रूरतें क्या हैं कि भाई जो मानवीय हस्तक्षेप है वहाँ पे ना हो, ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो शिकार करने में या और भी जो क्रिया होती है जंगल में वो करने में। क्योंकि अगर हम रोड बनाएंगे, वहाँ से मेट्रो निकालेंगे या जो भी मानवीय हस्तक्षेप फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ पे, तो क्या होगा? उन एनिमल्स को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो एनिमल्स जो है ना वहाँ पे, जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह जाएंगी तो उसकी आवाज़ से दिक्कत हो सकती है, उनको गाड़ियों की आवाज़ से डर लगता है, उनको क्या पता डर लगता हो, और क्या पता एक्सीडेंट हो जाए उनका। तो ये क्या है? ये इकोलॉजिकल नीश है। कोई भी एनिमल चाहता है कि वो, उसकी एक ज़रूरत होती है कि भाई ये आवश्यकता है एक एनिमल की, ये इसके पास होना ही चाहिए, राइट। जैसे कि हमारे लिए खाना, जल, रहना, कपड़ा, ये सब एक नीश है हमारी, है ना। कि वैसे ही एनिमल के लिए भी इकोलॉजिकल नीश होती है, ठीक है। किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका ही इकोलॉजिकल नीश है, ठीक है। उसकी जो रोल है ना वही इकोलॉजिकल नीश है कि भाई किन संसाधनों का प्रयोग करता है वह एनिमल जो है, किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, अन्य जीवों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, अनुकूलन क्या है उसका, इन्वायरमेंट के साथ कैसा स्टेबिलिटी है, कैसा रहता है इन्वायरमेंट में। तो वो सब जो है आपका इकोलॉजिकल नीश होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कह रहा है कि जो इकोलॉजिकल नीश होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है इन सीटू कन्वर्सेशन, दूसरा होता है एक्स सीटू कन्वर्सेशन। अब देखो ये शब्द इंग्लिश में ही है, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सब कुछ, फिर पढ़ा के रहे हो हिंदी में लिखा हुआ है, वहाँ बता रखा है कि हिंदी मीडियम के लिए है। भाई ये शब्द इंग्लिश में ही है, ठीक है। इनको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इसी को इकोलॉजी लिखेंगे यहाँ पे भी, इंग्लिश हिंदी में भी इकोलॉजी ही लिखेंगे, ठीक है। इकोलॉजी इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। वो जो मीनिंग निकलेगी वो भी सेम होगी, जो आप प्रोनाउंसिएशन करोगे वो भी सेम होगा वहाँ पे, ठीक है। कह रहे हैं कि जो इन सीटू होता है किसी जीव के विलुप्ति के कारण और को समझकर उन दशाओं यानी कि जो इकोसिस्टम है को व्यापक या वापस लाना ही इन सीटू कन्वर्सेशन है। यानी कि कोई भी एनिमल है उसकी जो कोई स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो रही है, तो उन रीजंस को खोज करना कि भाई वो जो एनिमल की जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म क्यों हो रही है, ठीक है। वो जो दशाएं हैं जिस कंडीशन में वो रहता है उन कंडीशन को वहाँ पे वापस लेके आना। मैंने आपको बताया था अभी कि भाई हम हस्तक्षेप कर रहे हैं किसी एनिमल जंगल में जाके, तो वो क्या है, वो दशा हम उसकी ख़राब कर रहे हैं। जो सिस्टम था, जिस सिस्टम में वो रह रहा था, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ पर जाके, उसके साथ में रह के वहाँ पर रोड बना के उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं एनिमल को लगातार। तो ये क्या है, उस दशा को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ पे एक रिजर्वेशन या रिजर्व घोषित कर सकता है उस क्षेत्र को कि भाई यहाँ पे कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। एक होता है एक्सी2 कन्वर्सेशन, इसमें क्या होता है, किसी जीव का संरक्षण उसकी स्थान को बदल कर करना, ठीक है। यानी कि कोई भी एनिमल है तो भाई उसको हम किसी और स्थान से उठा के कहीं और लेके चले गए कि भाई उस क्षेत्र में उस एनिमल के लिए परफेक्ट कंडीशन नहीं बन पा रही है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं ताकि हम इसके लिए अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करें और ये जी पाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी कुछ समझ में आया है नहीं आया है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बड़ी हेल्प होती है। अगली वीडियो में हमने जो भी है टॉपिक जो बचे हुए हैं, जो भी आपकी शब्दकोश बचे हुए हैं वो हमने आगे पढ़ने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।